मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, जो है अपने 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, सत्ता माने कि पावर, पावर के वैकल्पिक माने विकल्प, विकल्प अर्थात कोई एक चीज़ नहीं होकर एक से अधिक कोई चुनाव हो जिन्हें हम चुन सकें, उसे हम कहते हैं वैकल्पिक। और केंद्र आप जानते ही हैं, सेंटर। तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का मीन ये हुआ कि जब 1991 यानी कि 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया था और विश्व में कैसा विश्व उत्पन्न हो गया था, एक केंद्रीय विश्व, अर्थात पूरी पावर कहाँ पे थी, उसका एक ही सेंटर था। कौन सा सेंटर था? एक ही, यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका। अब इस वाले विश्व में सबसे पहले एशियान नाम के एक संघ का निर्माण हुआ। एशियान क्या था? दक्षिण पूर्वी एशियान राष्ट्रों का एक संघ था। दक्षिण पूर्वी एशियाई संघों ने, राष्ट्रों ने ये सोचा कि हम आपस में क्यों ना मिल करके और एक ऐसा संगठन बनाएं जहाँ पर आपसी व्यापार कर मुक्त हो, बिना बाधा के आपस में हम एक दूसरे के साथ व्यापार कर सकें। एक ऐसा हम संघ बनाते हैं। तो उन्होंने एक संघ बनाया। सबसे पहले इस संघ का निर्माण माना जाता है, जो पावरफुल माना जाता है, और इसको एक विकल्प के रूप में देखा गया कि यूएसए ही अकेला सेंटर नहीं हो, ये भी एक विकल्प है, सत्ता का एक केंद्र है, क्योंकि इसने बड़ी तेज़ी के साथ अपना डेवलपमेंट किया था। ठीक है। इसी के साथ वर्तमान में तो चीन ने भी बड़ी तेज़ी से आर्थिक विकास किया। अपने जो अरब कंट्रीज़ हैं उनका भी एक संघ बन चुका है, वो भी एक सत्ता का विकल्प है। तो वर्तमान में तो कई विकल्प हैं। सत्ता के इन वैकल्पिक केंद्रों के बारे में ही आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा संगठन आता है ईयू। ईयू क्या है? यूरोपियन यूनियन। यूरोप के जो देश थे, सभी देशों ने मिलकर के, उस वक्त कुछ देश नहीं भी शामिल हुए थे इसमें, तो उन देशों ने अपना एक संघ बनाया। संघ क्यों बनाया गया? यह मूलतः 1948 में बना था, 1948 में। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जनधन की बहुत हानि हुई थी और यूरोप लगभग पूर्णतः बर्बाद की स्थिति में पहुंच चुका था। छोटे जो देश थे उनकी अर्थव्यवस्था पूर्णतः नष्ट हो चुकी थी, बड़े देशों को भी, की अर्थव्यवस्था को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में बर्बाद हुई यूरोपियन अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए और यूरोप की जो प्रतिष्ठा थी, जो खो गई थी और वर्तमान में अमेरिका के पास में आ गई थी, उस प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने की कोशिश करने के लिए, लोगों को रोजगार और लोगों के, हर देश अपनी आर्थिक व्यवस्था को उठाने के लिए, बढ़ाने के लिए इस संगठन की स्थापना की गई थी। इसका प्रमुख जो उद्देश्य था वो क्या था? उद्देश्य तो ये था, और इसकी जो प्रणाली अपनाई गई उसके लिए वो क्या था कि उसके लिए कहा गया कि इसमें निर्मुक्त या निर्बंध जो व्यापार है वो करवाया जाए, अर्थात कर मुक्त। आपस में कर नहीं लगेगा एक देश से दूसरे देश में व्यापार के लिए। यहाँ से शुरुआत होती है। धीरे धीरे इसने काफ़ी उन्नति की। ये हमारे चैप्टर में ही एक जो फ़ोटो दी हुई है वो देख सकते हैं आप इस फ़ोटो के अंतर्गत कि ये हैं आपके यूरोपियन यूनियन। यहाँ पे जो ये लाइट कलर में दिखाए गए हैं ये इसके पुराने सदस्य हैं, और जो डार्क कलर में दिखाए गए हैं वो इसके नवीन सदस्य हैं जो इसके बनने के बाद में जुड़े। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यूरोप महाद्वीप है। तो इसमें स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, माल्टा, इटली और आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम आदि ये सदस्य हैं इसके। और इसमें बाद में आपके ऑस्ट्रेलिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवेनिया, लिथुआनिया, लताविया और एस्टोनिया भी जुड़ गए। ये वो देश हैं जो पहले रूस में शामिल थे और रूस के बाद में जो अपने सोवियत संघ में शामिल थे, सोवियत संघ के पतन के बाद में ये किस में शामिल हो गए हैं? यूरोपियन संघ में शामिल हो चुके हैं। यूरोपियन संघ का जो झंडा बनाया गया प्रतीक चिन्ह के रूप में, वह झंडा सुनहरे सितारों के एक चक्र के रूप में है और इसमें 12 सितारे जड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ 12 की संख्या को पारंपरिक रूप में पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। तो यदि आपके, हालांकि जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि इसमें 12 कितने सितारे हैं? 12 सितारे हैं। 12 सितारे ही क्यों हैं? क्योंकि वहाँ 12 की संख्या को क्या माना जाता है? पूर्ण माना जाता है। तो 1948 में जब हमारा यूरोपियन संघ बन चुका था, 1949 में क्या बना? यूरोपियन परिषद बनी, जिसमें पूरे यूरोप से चुनाव करके लोगों को भेजा जाता था। 1957 में यूरोपियन आर्थिक समुदाय बना। क्या बना? यूरोपियन आर्थिक समुदाय बना। किस लिए बनाया गया ये? यूरोप के आर्थिक एकीकरण के लिए। आर्थिक एकीकरण से क्या अभिप्राय है?
वो हम अभी बात करेंगे। एकीकरण किसके लिए बनाया गया? यूरोप के आर्थिक एकीकरण। आर्थिक एकीकरण अर्थात विश्व में हमारा जो यूरोप है, उस यूरोप में देश तो बहुत सारे हैं। मान लीजिए कि हम इसको यूरोप के रूप में ले लें, तो इसमें यूरोप में कंट्रीज़ तो बहुत सारी हैं आपकी, लेकिन ये सभी कंट्रियों में राज्य तो सबका अलग अलग है, राजनीतिक स्थिति सबकी अलग अलग है, लेकिन इन सभी को क्या कर दिया जाए? आर्थिक रूप से एक कर दिया जाए। अर्थात एक व्यक्ति जो यूरोपियन यूनियन का सदस्य है, वह पूरे यूरोप में व्यापार कर सकता है। एक फर्म जो इस देश में इसकी स्थापित हुई है, मान लीजिए कि इस देश की है, वह संपूर्ण यूरोप में अपना व्यापार कर सकती है। यहाँ पर उत्पन्न होने वाली चीज़ें बाकी सभी देशों में आसानी से जा सकती हैं बिना किसी कर के। यहाँ पर उत्पन्न होने वाली देशों में भी सीम यही है, यानी कि किसी भी देश में जो चीज़ें ज़्यादा उत्पादित होती हैं, ज़्यादा मात्रा में बनती हैं, वो हर एक उस जगह पे नहीं बनाई जाए, उन्हें आयात करने के लिए शुल्क नहीं लगाया जाए, निर्यात करने के लिए शुल्क नहीं लगाया जाए और आसानी से एक दूसरे राज्यों में जा सके। इसे हम कहते हैं आर्थिक एकीकरण। कि आप राजनीतिक रूप से अलग अलग देश के रूप में रहिए, आपकी अपनी संप्रभुता है, आपकी अपनी आर्थिक स्थिति है, आपको निर्णय लेने का अधिकार है, आप जो चाहें वो निर्णय ले सकते हैं, लेकिन आर्थिक रूप में हम क्या हो जाएं? एक हो जाएं और सभी बाधाओं को समाप्त कर दें। 1991 में जब सोवियत संघ का पतन हो गया, उस पतन के बाद में इस यूरोप के जो आर्थिक एकीकरण है उसमें क्या आई? तेजी आई। एकीकरण में तेजी आई। क्यों आई? जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो पुराने डार्क वाले क्षेत्र हैं, ये जो देश हैं, ये पहले यूरोपियन सोवियत संघ वाले एरिया के शामिल थे और उनके सोवियत संघ के पतन के बाद में ये EU में शामिल हो गए। अर्थात 1991 में सोवियत संघ के पतन होने के बाद में जो पूरे यूरोप का एकीकरण करने की जो प्रक्रिया थी, उसमें बड़ी तेजी आई। अब यदि हम बात करें इसके प्रभाव या परिणाम की, तो जो EU है वो EU अपने बनने के बाद से वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। 2005 में यहाँ 12,000 अरब डॉलर का सकल घरेलू उत्पादन हुआ था। कितना हुआ था? 2005 में यहाँ 12,000 अरब डॉलर इसका सकल घरेलू उत्पादन। कौन सा उत्पादन? सकल घरेलू उत्पादन हुआ था। अर्थात संपूर्ण यूरोप में जो यूरोपियन एरिया है, यूरोपियन EU है, यूरोपियन संगठन है, उसके सभी देशों में मिलाकर कुल मिलाकर 12,000 अरब डॉलर का सकल घरेलू उत्पादन एक साल में हुआ, जिसके साथ यह विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई थी और अमेरिका से भी कुछ ज़्यादा ही थी इसकी अर्थव्यवस्था। इसकी मुद्रा यूरो डॉलर अमेरिका के लिए खतरा बन चुकी थी। जो EU है वो EU की जो आधिकारिक मुद्रा है उसका नाम है यूरो। तो जो अब हम देखते हैं EU पर आधारित अपने प्रमुख प्रश्न, जिसमें से सबसे पहला प्रश्न आता है कि EU का पूरा नाम क्या है, जो आप हम पढ़ चुके हैं, यूरोपियन यूनियन। EU का गठन कब हुआ? तो ये 1948 में हुआ था, लेकिन वास्तविक शुरुआत इसकी कब से मानी जाती है? मॉन्स्ट्रिट संधि से। मॉन्स्ट्रिट संधि क्या है? तो यहाँ पर हम कहेंगे कि पूर्व में प्रचलित यूरोपियन आर्थिक समुदाय और आर्थिक जितने भी संघ और संस्थाएँ थी, उन सभी को एकीकृत करके संपूर्ण यूरोप के लिए एक EU नाम के संगठन बनाने के लिए मॉन्स्ट्रिट संधि की गई थी, जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। यूरोप को एक आर्थिक व्यवस्था, एक आर्थिक बाजार में परिवर्तित करने के लिए संधि की गई थी। EU की मुद्रा का नाम क्या है? तो वो आपको पता है, यूरो है। EU का गठन कब हुआ, ये हम पढ़ चुके हैं। यूरोपियन संघ के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो वो हमने पढ़ा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में तबाह हो चुकी यूरोप की आर्थिक व्यवस्था को पुनः उद्धार करने के लिए और छोटे छोटे देशों को डूबने से बचाने के लिए इन्होंने इस संघ का या इस संघ से जो पूर्ववर्ती संघ थे, आर्थिक यूनियंस थी, उनकी स्थापना की गई थी। प्रश्न में दिए गए देशों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक फ़ोटो दिखा रही हूँ। उस फोटो में कुछ एक ABCD करके प्रश्न, जो कुछ एक जगहों के नाम लिखे हैं, वो देश आपको पहचानने हैं। ये है वो आपके देश। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये है A नंबर, B, C, D, E। इन देशों के नाम आपको पहचानने हैं। तो सबसे पहली बात बता दूं, आप जो कि 12th की क्लास के स्टूडेंट्स हैं, हिस्ट्री और पॉलिटिकल दोनों में आपके जो ये मैप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप मैप देखना ज़रूर सीखें, क्योंकि अपने इस बार EU भी है, दक्षिण अफ्रीका के भी हैं, अरब कंट्रीज के संघ भी आएंगे, अभी अपन और पढ़ेंगे आगे। तो इसलिए इन देशों के सदस्य कौन कौन से हैं, कौन से एरिया में, ये आपको पहचानने के लिए आपको विश्व का नक्शा 4-5 नक्शे मंगवाइए और उसको देख करके प्रैक्टिस कीजिए। किस तरह का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है।